Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and you're watching the Geography Today. यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन जून में शेड्यूल्ड है और आपको पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ हिंदी और ऐसे को भी प्रिपेयर करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर 1 में कैसे अपने स्कोर को 125 या उससे ज़्यादा किया जाए। वैसे 125 स्कोर अचीव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक बेटर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और जब बेटर स्ट्रेटजी के साथ आप प्रिपरेशन करते हैं, तो अपनी जो नोट्स बनाते हैं और जो आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें दूसरों से बेटर करते हैं। ऐसे में आज पेपर 1 में हम देखते हैं कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए और उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या करना है ताकि उससे आए हुए क्वेश्चंस में हम दूसरों से बेहतर लिख सकें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पेपर 1 में स्कोर 125 टारगेट आपका सभी पेपर्स में 125 होना ज़रूर चाहिए। पेपर 1 में ये अचीवेबल है, बाकी में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन पेपर 1 में ये अचीव होता है और हुआ है। मैंने खुद भी 125 स्कोर किया है पेपर 1 में। अब टॉपिक हम ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, अगर उस सेक्शन को हम 2 अलग-अलग टाइप से 2 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरे सेक्शन को, तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन मिलेगा और फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन मिलेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी के सेक्शन में वही कॉन्सेप्ट हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, और जो सॉरी जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें वही कॉन्सेप्ट हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। लेकिन जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पे आएंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट प्लस डेटा प्लस करंट अफेयर्स के साथ है। यानी एक कॉन्सेप्ट जिस टॉपिक पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरा उससे रिलेटेड डेटा, और तीसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हाल फिलहाल में हुआ कोई समझौता ट्रीटी हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई डेटा रिलीज हुआ वो हो सकता है, या कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई स्कीम पॉलिसी हो सकती है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी करंट अफेयर्स, डेटा और कॉन्सेप्ट का रोल है, जबकि जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला है वो वही कंटेम्प्रेरी सेक्शन है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था। बस ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ आपको फिगर भी प्रिपेयर करना है, उसके कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर करने हैं और कैसे लाइन बाय लाइन उसे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के सेक्शन में हैं और एक ब्रीफ करेंगे हम कि उनके कौन कौन से टॉपिक हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं। बाकी एक दूसरा वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा जिसमें हम पेपर में टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की जो स्ट्रेटजी है, पॉइंट्स हैं, वो सब डिस्कस करूंगा। चलिए पहला टॉपिक है पॉपुलेशन रिलेटेड इशू। अभी मैंने बात की कि ये जो पॉपुलेशन रिलेटेड इशू है, इसमें क्या होगा, आपको पहले तो जो जनगणना है यानी सेंसस है, वो आपको 2011 की प्रिपेयर होनी चाहिए। यानी जो प्रीलिम्स में आपने जनगणना यानी सेंसस प्रिपेयर किया था, वो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। फिर दूसरा रिलेटेड इश्यूज। अब आपको रिलेटेड इश्यूज को क्लियर करना है। ये रिलेटेड इश्यूज कैसे हो सकते हैं, इसे अभी मैं इसे तुरंत डिवाइड करूं तो ये रिलेटेड इश्यूज कैसे होंगे। एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये सोशल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, सोशल इश्यूज। दूसरा, यही इश्यूज इकोनॉमिक हो सकते हैं। फिर तीसरा, यही इश्यूज इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये मैं तुरंत जैसा टॉपिक आया मैंने डिवाइड किया। अब सोशल इश्यूज में भी आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे हेल्थ इश्यूज होने चाहिए, ठीक, जैसे सामाजिक कारकों में जब पॉपुलेशन बढ़ती है और रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ता है, तो कम्युनिटी में आपस में संघर्ष की स्थिति होती है, यानी कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन बनने लगती है। जब कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो ऐसे में एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है, एक्सट्रीमिज्म जो है, वो अतिवादिता जो है वो भी बढ़ेगी, अपनी जाति को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के। सिक्योरिटी की वजह से व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है और ऐसे में जो पूरा का पूरा सोशल सामाजिक ताना बना है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर प्रॉब्लम आती है जब कम्युनिटी डिस्टर्ब होती है, तो प्रॉब्लम आती है सेटलमेंट की, हैबिटाट की, कि आपको अब कहां रहना है। तो सेटलमेंट प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज और जो ऐसे कम्युनिटी और पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब कहां लिख सकते हैं आप, सोशल इश्यूज में। अब आपको इसमें
केवल लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें कोई घटना भी लिखनी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। दूसरा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में स्टारवेशन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या इन सब पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैनिक होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक स्ट्रेन होता है, वो आपको लिखना है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन हो रहा है और लगातार इसको अफोर्डेबल और सभी लोगों को बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कैसे बढ़ रहा है। अगर ये डेटा आपके पास हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल्स, ये भी एक इकोनॉमिक समस्या है कि ज्यादा पॉपुलेशन है, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए जो मिनरल्स हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट करना पड़ रहा है, अतिरिक्त रूप से जमीन से निकालना पड़ रहा है। इस तरीके का भी आपके पास स्टेटमेंट और डेटा होना चाहिए। फिर तीसरा आ रहा है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आप जानते हैं कि जनसंख्या की नीड को पूरा करने के लिए अर्थ का जो अपर सरफेस है, जिसे हम सॉइल कहते हैं, उस सॉइल को ज्यादा टाइम तक फर्टाइल बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक की जगह क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक केमिकल खेती कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे फर्टिलिटी उसकी कम हो रही है। वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे में जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनमें जो वायुमंडल में होने वाले नेगेटिव चेंजेस हैं, जिनमें स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, या जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीजमेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीजमेंट है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब पॉपुलेशन और उसके द्वारा बढ़ती हुई पॉपुलेशन और उससे यूज किए जाने वाले जो ऑटोमोबाइल्स हैं उससे हो रही है। ठीक है, तो ऐसा एक टॉपिक आपके सामने आता है। इन सब का डेटा आपके पास होना चाहिए। ध्यान रहे, इसमें इस पहले टॉपिक में कोई इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा है, तो आपके पास अगर एग्जांपल्स इंटरनेशनल होंगे तो आपका जो आंसर है वो दूसरों से बेटर होगा। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन। सेम पॉइंट्स जो आपने पॉपुलेशन में देखे हैं वो अर्बनाइजेशन में, बस इंपॉर्टेंट है यहां आपके पास अर्बनाइजेशन का डेटा जरूर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपके पास अर्बनाइजेशन का डेटा प्लस अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा हिस्ट्री से उठाया जाता है कि अर्बनाइजेशन, नगरीकरण की शुरुआत कहां से हुई और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके बाद इसके दुष्प्रभावों की चर्चा करें। नगरीकरण का की शुरुआत और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुष्प्रभावों की चर्चा करें। तो ऐसा, या आधुनिक नगरीकरण, नगरीकरण की शुरुआत कब से हुई, यहां से हटा करके आधुनिक नगरीकरण और पर्यावरण पर इसके होने वाले प्रभाव। तो ये आपको डेटा होना चाहिए कि कब कब कहां पे अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई, तो CO2 का क्या पीपीएम था, अभी CO2 का क्या पीपीएम है, इस तरीके का जो वाटर क्राइसिस कैसे है, इस तरीके के डेटा आपके पास जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज। अब मेजर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सॉयल, वाटर और एटमॉस्फेयर। तो सॉयल, वाटर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों का डेटा आपके पास होना चाहिए। और स्पेशली ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन, अब खास करके रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, विश्व की बात कर रहा है, तो आपके पास पहली बात तो लैंड यूज होना चाहिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए आपको कि दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में पानी की स्थिति क्या है। आपको यह पता होना चाहिए कहां पे फ्रेश वाटर कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, कहां सलाइन वाटर की अवेलेबिलिटी है। कहीं पर अगर दुनिया में वाटर क्राइसिस हुई है तो आपको उसे भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जो बड़े रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हमेशा इससे रिलेटेड डेटा आता रहता है न्यूज़पेपर में, तो अगर नहीं हो तो उसे इकट्ठा कर लें, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के साथ डेटा लिखे आपको नंबर इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब ये जो वर्ड कह रहा है ना, ये वर्ड के बारे में एक ब्लॉग दिया हुआ है। वर्ड तो है लेकिन इस वर्ड में एक ब्लॉग दिया हुआ है, इसमें साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब ये वर्ड वाले सेक्शन में साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, छोटा ब्लॉक नहीं है, बड़ा ब्लॉक है। खास बात क्या है
कि ये डेवलपिंग कंट्री है, ये क्या है, ये डेवलपिंग वर्ल्ड है, और इस डेवलपिंग वर्ल्ड में कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि रैपिड ग्रोथ हो सके। क्लियर? इसमें कौन कौन सा पॉइंट है? इसमें 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला, वाटर, सॉयल, वाटर, सॉयल, और तीसरा इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं फॉरेस्ट। तो आपको तीनों के ही कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा विद मैप, क्योंकि अगर एक ब्लॉक लिखा है ना तो प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का मैप बनाने का। नेक्स्ट, मेजर फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें वही है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, और लास्ट में है पवन एवं हिमदशाएं। तो वाटर याद रखिएगा, ठीक है। ओशन सर्कुलेशन याद रखिएगा, यानी वही कंटेम्प्रेरी सेक्शन। इसके लिए आपको 12th फिजिकल जियोग्राफी, सबसे आसान बुक, 12th की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई उठाइए और पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। फिगर उसमें दिया हुआ है, वही फिगर आपके लिए सफिशिएंट है। अब इंडियाज मैराइन रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल, अब खास बात देखिएगा, मैराइन रिसोर्सेज और उसके पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो यहां पे आपका पहला काम है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ मैराइन रिसोर्सेज। पहले उनका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए और विद मैप। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले ये होना चाहिए। फिर पोटेंशियल जब भी कभी आए तो पोटेंशियल है, इसके लिए कोई स्कीम या पॉलिसीज अगर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो वो जरूर याद रखें, ठीक है। इस समुद्री संसाधनों को उपयोग करने का, उनका मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूज करने के लिए क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये वो जरूर याद रखिएगा। क्योंकि और ये स्पेशली इंडिया मैराइन रिसोर्सेज, अब इंडियन के मैराइन रिसोर्सेज में अरेबियन सी, बंगाल, इंडियन ओशन का पार्ट जो इंडिया के कब्जे में है या इंडिया के टेरिटरी में आता है, वहां पे कैसे हम यूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के हित कैसे हैं, अक्सर न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, इस जैसे कंटेंट को जरूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट, ह्यूमन माइग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी किसके संबंध में है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट के संबंध में है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब भी ह्यूमन माइग्रेशन आता है तो इंडिया उसके सेंटर में है, ठीक। अब इंडिया से जो शरणार्थी हैं, वो शरणार्थी ज्यादा कहां से आ रहे हैं? वो बांग्लादेश से आ रहे हैं। एक तो बांग्लादेश हो गया, दूसरा श्रीलंका, या शरणार्थी कभी कभी म्यांमार से भी इंडिया की तरफ लोकेट हुए हैं, नेपाल। वैसे नेपाल से शरणार्थी तो नहीं आते हैं, लेकिन नेपाल और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां से घुसपैठ जरूर होती है। बात यहां शरणार्थियों की कर रहा है, थोड़ी सी हिस्ट्री भी ध्यान रखेंगे कि कब कब इस किस पड़ोसी देश से क्या शरणार्थी या रेफ्यूजीज इंडिया में आए, क्या उनका डेटा था और उनका क्या इंपैक्ट हुआ। अभी फिलहाल कहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, किन की बात हो रही है, और उनसे रिलेटेड क्या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, कोई एक्ट लाया गया है, वो भी आपको जरूर याद रखना होगा। एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो भारत के आसपास का सब कॉन्टिनेंट है उसमें कहीं कोई दूसरे देश ने कोई पॉलिसी बनाई हो तो वो भी। डेटा और हिस्ट्री दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट, बॉर्डर्स एंड बॉर्डर लाइंस। अब ये भी किसके रेफरेंस, विद रेफरेंस टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में, वही भारत इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे दो बातें कर रहा है। जहां पे बॉर्डर्स हैं वहां तो बॉर्डर है, लेकिन जहां बॉर्डर नहीं है वहां क्या होता है? वहां फ्रंटियर होता है। तो फ्रंट होगा या फ्रंटियर? फ्रंटियर जो होता है वो नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं। तो फ्रंट एंड फ्रंटियर्स कैसे काम कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और कहां कहां पे कैसा कॉन्फ्लिक्ट है ये भी जानना जरूरी है। मोस्टली ये
कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं कि कहां पे फ्रंटियर्स का काम है। जैसे चीन का बॉर्डर फ्रंटियर है, पाकिस्तान में तो बाढ़ लगी हुई है, कुछ पाकिस्तान का बॉर्डर भी फ्रंटियर है, जहां पे रिजेस हों, रिवर्स हों, फ्रंटियर्स हैं। तो उनसे साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये जानना जरूरी है और उसका डेटा आपके पास होना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल और डेटा होगा ना तो ये आंसर ज्यादा अच्छा होता है, वरना ये जब क्वेश्चन आता है ज्यादातर लोग केवल थ्योरी लिखते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। अब देखिए फिर पॉपुलेशन का डेटा, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। अब खास बात क्या है, आपने प्रीलिम्स में सेटलमेंट पढ़ा था, टाइप्स एंड सेटलमेंट्स, और मेंस एग्जामिनेशन में पॉपुलेशन के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जनसंख्या एवं अधिवास। अब जनसंख्या और अधिवास का नेचर, कहां पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कहां पे स्कैटर्ड है, ये आपको जानना होगा विद मैप। अब इसमें 3 सब पॉइंट्स हैं, कौन कौन सा? पहले तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, कॉन्सेप्ट। देखिए ये पूरा ज्योग्राफी का सेक्शन कॉन्सेप्ट प्लस करंट अफेयर्स प्लस डेटा का प्रेजेंटेशन है विद मैप। बहुत अच्छा स्कोर इसमें आपको मिलेगा। 3 चीजें हैं, एक 3 पॉइंट्स इसमें, एक अर्बनाइजेशन। हमेशा इस ये पूरा सेक्शन ना जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिर दूसरा, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज। ध्यान दीजिएगा, जो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज है ना, इसके लिए कोई ऐसा फिगर नहीं, लेकिन आप स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिस हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए कोई डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। अपने टाइप का कोई डायग्राम, हमेशा अच्छा नंबर मिलेगा। जिस जिस सेक्शन में बहुत फिगर बनाने का कॉन्सेप्ट ना हो, वहां डायग्राम्स जरूर डेवलप कीजिए। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में जो पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का और ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्रीलिम्स प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स डेटा और स्कीम्स पॉलिसीज, इन सब को पहले कंटेंट डेवलप कीजिए, याद कीजिए, फिर कौन सा कंटेंट कहां प्रेजेंट किया जा सकता है, ये अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए और फिर आंसर राइटिंग कीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। मैप आपको इसमें एक एज दे सकता है दूसरों के कंपेयर में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पेपर 1 के सभी या ज्योग्राफी के जितने भी सेक्शंस हैं, उन सभी सेक्शंस की बारी बारी से मैं एक एक पॉइंट के वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड लक।